आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। सत्ताईस सितंबर है आज, दिन सोमवार और दिन भर हो गया है शुरू। मेरा नाम नितिन ठाकुर। आज किसान संगठनों ने भारत बंद किया, तो असर कहां रहा, कितना रहा, ये तो बात करेंगे ही। साथ ही जानेंगे कि किस राजनीतिक दल ने बंद का समर्थन किया, किसने नहीं। उधर यूपी में चुनाव से पहले गन्ना किसानों को बढ़े दामों की राहत दी गई, मगर क्या वाकई ये बढ़ोतरी राहत देने लायक थी? भारत सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च कर दिया है। आपके कितने काम का है, कैसे प्रोसीजर है इसमें अपना नाम एनरोल करने का, और पहले वाली जो योजना थी आयुष्मान भारत योजना, उससे कितनी अलग है, जानेंगे। और आखिर में बात करेंगे आज एक ऐसी प्रॉब्लम की जिसे आपने फेस किया होगा यदि आप एक्सिस बैंक के ग्राहक हैं। कंसोलिडेशन चार्जेस ये क्या हैं, इससे कैसे निजात मिलेगी, जानेंगे। लेकिन पहले हेडलाइन सुनते हैं जमशेद कमर सिद्दीकी से। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों की ओर से घोषित आज का भारत बंद खत्म हो गया है। इस बंद का असर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर दिखा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर इसका असर देखने को मिला। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आज के भारत बंद पर कहा कि हमारा भारत बंद सफल रहा और हमें किसानों का पूरा समर्थन मिला। हम सब कुछ सील नहीं कर सकते क्योंकि हमें लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाना है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट एसएस के सिलेबस में अंतिम समय में किए गए बदलाव को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए शीर्ष कोर्ट ने कहा कि वो युवा डॉक्टरों को सत्ता के खेल में फुटबॉल न बनाए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को पत्र लिखकर सरस्वती शिशु मंदिर के छात्रों के संबंध में उनकी टिप्पणियों पर जवाब मांगा है। आयोग का कहना है कि दिग्विजय की टिप्पणियां आईपीसी और जेजे अधिनियम 2015 के प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हेल्थ केयर सेक्टर में बड़ा बदलाव लाने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन के जरिए देश में हेल्थ केयर सेक्टर तक सभी की डिजिटल पहुंच को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू कश्मीर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इस पर 11 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। बैंक पर नियमों के खिलाफ काम करने का आरोप है। व्हाट्सएप 1 नवंबर से कुछ पुराने एंड्रॉयड और आईफोन मॉडल के लिए काम करना बंद कर देगा। इसी के साथ काई ओएस पर चलने वाले कुछ पुराने फोन भी सपोर्ट करना बंद कर देंगे। पुराने मॉडल और ओएस के लिए पहले ही व्हाट्सएप ने सेवाओं को बंद कर दिया था। आईपीएल 2021 में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला शुरू हो गया है। दुबई के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में दोनों टीमें जीत के लिए जोर लगा रही हैं। और जर्मनी में कल हुए चुनावों में वर्तमान चांसलर एंजेला मार्केल चुनाव हार गई हैं। उनकी पार्टी को 24.1% वोट मिले हैं, वहीं एसपीडी को 25.7% वोट मिले। एसपीडी की तरफ से ओलाफ स्कोल्स अगले चांसलर हो सकते हैं। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। कई महीनों से किसान केंद्र सरकार के कानूनों के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। आंदोलन ज्यों का त्यों है, विरोध प्रदर्शन में कोई कमी नहीं है। दिल्ली बॉर्डर पर तो प्रदर्शन चल ही रहा है और किसान संगठन इसे और बड़ा बनाने की चाहत रखते हैं। इसी कड़ी में आज किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया। ट्रेनें रोकी गईं, सड़क पर ट्रैफिक बाधित रहा, करीब करीब दिन भर रोजमर्रा के कामों में दिक्कत होती रही। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर तो जाम इतनी देर तक था कि वाहन पूरे दिन रेंगते रहे। इसी बीच सिंघू बॉर्डर पर एक किसान की मौत हो गई। इस पर पुलिस ने कहा कि इसका कारण हार्ट अटैक है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब के अलावा चेन्नई में भी किसान आंदोलन के चलते बवाल हुआ। वहां विरोध प्रदर्शन में पुलिस या बैरिकेड्स तोड़े गए, जिसके चलते कई प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। कुल मिलाकर आज दिन भर देश का हाल भारत बंद के चलते कुछ ऐसा ही बना रहा और 10 घंटों के बाद संगठनों ने बंद खत्म करने का ऐलान कर दिया। अब ये बंद सफल कितना रहा, देश भर में इसका असर कैसा रहा, ये हमने पूछा आज तक रेडियो रिपोर्टर हिमांशु मिश्रा से। देखिए, भारत बंद का जो असर है वो मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका असर ज्यादा रहा, शहरी क्षेत्रों में बहुत कम रहा है। और जहां जहां गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें हैं, वहां थोड़ा सा इसका असर जो है वो ज्यादा दिखाई दिया। लेकिन इतना जरूर है कि विपक्षी दलों ने इस भारत बंद को सफल बनाने के लिए अपनी तरफ से बहुत कोशिश की और उन्होंने जो संयुक्त किसान मोर्चा का भारत बंद था आज,
उसको लेकर उन्होंने अपने समर्थन भी दिए और जगह जगह प्रदर्शन भी किए, जिसे ये कहा जा सकता है कि अगर कहीं थोड़ी भी सफलता अगर इस भारत बंद को मिली है तो उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका जो है वो विपक्षी दलों की भी रही है और उनके कार्यकर्ताओं की भी रही है। अच्छा हिमांशु, जैसा आप कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां मोटे तौर पर तो बंद के समर्थन में ही थीं, लेकिन किसान इस समर्थन को लेकर थोड़े उदासीन ही दिखे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को तो विरोध भी झेलना पड़ा। हुआ क्या था? देखिए, किसान संगठन ये जरूर चाहते हैं कि विपक्षी दल उनका समर्थन करें, लेकिन वो पीछे से करें। पीछे से कहने का मतलब साफ ये है कि वो अपना समर्थन जो है वो करते रहें, लेकिन उनके स्टेज को शेयर ना करें, उस पर ना आए। आप याद कीजिए, संसद सत्र के दौरान सभी विपक्षी दल यानी विपक्षी दलों के नेता मिलने गए थे गाजीपुर बॉर्डर पे किसान संगठनों के नेताओं से, लेकिन उनको मंच पे नहीं लाया गया था और उनसे मुलाकात जरूर हुई थी और सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने अपना समर्थन दिया था, लेकिन उनको मंच शेयर नहीं करने दिया गया। तो इसका मतलब साफ है कि किसान संगठन ये तो चाहते हैं कि विपक्षी दल उनका समर्थन करे, लेकिन जो मंच है उसको लेकर वो किसी भी तरीके से नहीं चाहते कि कोई विपक्षी दल का कोई राजनीतिक व्यक्ति जो है वो आकर जो है संयुक्त किसान मोर्चा का जो मंच है उस पर आकर जो है एड्रेस करे, यानी कि लोगों को संबोधित करे, किसानों को संबोधित करे। आखिरी सवाल यह है हिमांशु कि क्या सरकार ने किसानों को कोई आश्वासन दिया है? देखिए, सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। सरकार अपने जो उनका पिछला वक्तव्य है उसी को दोहराती रही है और उनका यही कहना है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, किसान बातचीत करने के लिए आए, लेकिन ये मांग छोड़ दें कि तीनों बिलों को जो है वो वापस किया जाएगा। जो इन बिलों के अंदर खामियां हैं, इन खामियों को बताएं और सरकार के साथ बातचीत करें। टेबल पर आकर कुछ चीजों को, मुद्दों को समझते हुए सरकार जो है इन तीनों बिलों के अंदर कुछ बदलाव करने के लिए तो तैयार है, लेकिन किसी भी तरीके से तीनों बिलों को पूर्णतः वापस लेने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि सरकार जानती है कि अगर वापस लिया तो इसमें सरकार की बहुत किरकिरी होगी और इसीलिए सरकार की तरफ से हमेशा ये कहा जाता है कि वो किसान संगठनों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन वो इस शब्द के साथ ना आए कि तीनों बिलों को जो है वापस किया जाए। वो ये चाहते हैं कि इसमें अगर कुछ बदलाव होने हैं, उन बदलावों को लेकर बातचीत हो सकती है, लेकिन ये कभी सरकार नहीं चाहेगी कि तीनों बिलों को जो है वो वापस किया जाए। और इसीलिए सरकार की तरफ से अभी तक इस भारत बंद को लेकर जो भी बयान आए हैं वो अगर हम देखें तो वो ये जरूर है कि सरकार बातचीत करना चाहती है, लेकिन इस शर्त पर नहीं कि तीनों बिलों को वापस करने की मांग को लेकर किसान संगठन आए। शुक्रिया हिमांशु। यूपी में 4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। योगी सरकार ने ऐसे में गन्ना किसानों को राहत देने का फैसला लिया। नतीजतन आगामी जो पेराई सीजन है 2021-22, इसमें गन्ने की एमएसपी में 25 रुपये बढ़ाने की घोषणा हो गई। अब इसमें कुछ बात जो है वो गौर करने के लायक हैं। जैसे एक तो यही है कि देश में सबसे ज्यादा गन्ना पैदा करने वाले यूपी में 4.5 साल में कुल 35 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा हुआ। और यही वजह है कि सधने की बजाय पश्चिमी यूपी में बीजेपी का सियासी समीकरण गड़बड़ाता नजर आया। गन्ना बेल्ट में जो बागपत से शाहजहांपुर, गोंडा और सीतापुर के इलाके तक लगती है, वहां किसानों में कोई खास उत्साह दिखा नहीं। तो क्या गन्ना किसानों की नाराजगी योगी सरकार को झेलनी होगी? और किसानों का इस फैसले पर रुख क्या है, ये हमने पूछा आज तक .in में जर्नलिस्ट कबूल अहमद से। वो इस खबर को करीब से कवर कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब से सरकार में आई थी, ये सरकार की इसी साल ये दूसरी बार बढ़ोतरी हुई है। पहली बार जनवरी में 10 रुपए की हुई थी, ये 25 रुपए की, कुल मिला के 4 साल की योगी सरकार में जो है 35 रुपए की टोटल बढ़ोतरी हुई है। अब 7 से 2012 से और 2021 हो रहा है, तो 4 साल के कार्यकाल में पहली बार इस तरह की बढ़ोतरी हुई। लेकिन किसान जो है आज महंगाई के दौर में उसकी लागत बढ़ गई है। किसान जो है आज 400 रुपए प्रति क्विंटल और जो है 425 रुपए प्रति क्विंटल की मांग कर रहा है। ऐसे में सरकार ने 350 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का मूल्य जो देने जा रही है, इसको लेकर अभी किसान, क्योंकि महंगाई की वजह से किसान लगातार मांग कर रहा है कि उसकी महंगाई दर की वजह से उसकी लागत बढ़ गई है, ऐसे में उसका मूल्य बढ़ा के दिया जाए। किसान सरकार के इस बढ़ाए हुए मूल्य से खुश नहीं है, वो इसको एक तरह से छलावा बता रहे हैं, धोखा बता रहे हैं, चाहे वो राकेश टिकैत हो या मैं और तमाम किसान नेता हो। उसको लेके सरकार के जो कल घोषणा की है उसको लेके बहुत खुश नहीं है, उनके अंदर बहुत ज्यादा संतुष्टि नहीं दिख रही है।
ये एक उसके लिए है। और खासतौर से जिस तरह से पश्चिम से लेके पूरा पूर्वांचल तक गन्ना का मतलब उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा असर है। 126 विधानसभा सीटें हैं जहां जो है गन्ना किसान जो है प्रभावित करते हैं। ऐसे में जो किसानों की एक बड़ी मांग रही है मूल्य बढ़ाने का, वो जो है उससे अभी जो सरकार ने बढ़ाया है उससे वो बहुत खुश नहीं है। निश्चित तौर पे आज जिस तरह के भारत बंद के दौरान किसान दिखे हैं और सफल रही है बंदी, तो ये एक निश्चित तौर पे एक सरकार के लिए चुनौती होगी। और गन्ना के किसानों के पक्ष में जिस तरह से विपक्ष भी खड़ा है और एक डिमांड कर रहा है, और वो उन सपा और बसपा सरकार की तुलना में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ाए गए हैं उसकी भी तुलना की जा रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सपा और बसपा, अखिलेश और मायावती की तुलना में बहुत कम रेट बढ़ाया है। तो एक बड़ी चुनौती निश्चित तौर पे घेर रहे हैं और ये सरकार के लिए बहुत ही चिंता का सबब है। अभी भी सरकार भले ही आज भी संदेश देने की कोशिश की है कि हमने रेट बढ़ाया, भुगतान भी किया, लेकिन किसान उससे अभी तक संतुष्ट मुझे नहीं होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उनकी लागत ज्यादा है और उनको जो मिल रहा है मूल्य वो कम मिल रहा है। इससे थोड़ा सा किसानों के अंदर एक गुस्सा है। कबूल जी, यूपी की पिछली सरकारों में और अभी यूपी के ही पड़ोसी राज्यों में गन्ने की कीमत का हाल क्या है? देखिए, आपके दो सवाल है। पहला सवाल तो यह है कि उत्तर प्रदेश की जो पिछली सरकारें रही सपा बसपा की, तो अगर आप देखेंगे तो समाजवादी मतलब 2007 में जब बसपा की सरकार थी, उस वक्त जो गन्ना का मूल्य था उसमें करीब 120 मतलब पूरे 5 साल के कार्यकाल में देखा जाए तो करीब 120 रुपए तक का, मतलब एक तरह जस्ट डबल 100% की बढ़ोतरी हुई थी। 92% के आसपास लगभग आता है, इस तरह की बढ़ोतरी की गई थी। 120 रुपए से 240 रुपए तक गन्ना किसानों का मूल्य पहुंच गया था। और 2012 में अखिलेश सरकार आई तो उन्होंने कुल मिला के 242 से 65 मतलब रुपए की बढ़ोतरी की। तो एक बड़ा मैसेज ये रहा कि 65 रुपए सपा सरकार में बढ़े और 100 करीब 120 रुपए जो है मायावती सरकार में बढ़े। उसकी तुलना में जो है योगी सरकार में महज 35 रुपए की बढ़ोतरी हुई, जो एक 10 और 25 रुपए की बढ़ोतरी। अब आपने दूसरा बात है कि पड़ोसी राज्यों में अगर निश्चित तौर पे देखा जाए तो हरियाणा भाजपा शासित राज्य है, वहां पे 262 और 362 रुपए प्रति क्विंटल है, और पंजाब में भी 360 रुपए के आसपास में है। तो निश्चित तौर पे उन दोनों की तुलना में उत्तर प्रदेश में कम है। ये किसान इसको बहुत बड़ा आधार बना रहे हैं, और इन मुद्दों को लेके कि हरियाणा में जब 362 रुपए मिल सकता है और पंजाब में मिल सकता है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिल सकता? ये एक बड़ी चीज है, क्योंकि दोनों जगह हरियाणा में उत्तर प्रदेश में भाजपा की दोनों जगह सरकारें हैं, तो रेट अलग अलग हैं। और हरियाणा से ज्यादा जो गन्ना किसान है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करते हैं। यहाँ देश का मतलब आप मानेंगे तो सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन वाला प्रदेश है, और तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बात। इस बात पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास जवाब नहीं है निश्चित तौर पे, और एक बड़ा इशू लगातार ये गन्ना किसानों का बन रहा है, और इस आधार पे बन रहा है कि आप पड़ोसी राज्य जो हैं और दूसरी जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं सूबे की, उनकी तुलना में सरकार ने निश्चित तौर पे गन्ना का रेट कम बढ़ाया, लेकिन जो बकाया पैसे थे सरकार ने वो बढ़ाया है। सरकार उसको अपना आधार बना रही है कि देखिए, हमने जो पिछली सरकारें थी उन्होंने मूल्य जरूर बढ़ा दिया था, लेकिन उन्होंने भुगतान बहुत कम किया था, लेकिन हम तो लगातार भुगतान कर रहे हैं, और गन्ना किसानों का काफी बड़ी संख्या में हमने भुगतान किया है उनके। ये एक बड़ा इशू बन रहा है। भाषा के ग्रामर से मिले कब, क्यों, कैसे, कहां, किसने, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में जुड़ जाएं तो उसे सवाल बना देते हैं। और सवालों के बारे में आइंस्टीन ने कहा था, द इम्पॉर्टेंट थिंग माई फ्रेंड इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। मैं हूं नितिन ठाकुर और लेकर आया हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर टॉपिक का रेशा रेशा खुलने तक सवाल पूछने से थकते नहीं। यहाँ हम बात करते हैं समंदर में दफन इतिहास से लेकर आसमान में उड़ते साइंस तक की। तो हर गुरुवार मेरी दुकान पर मिलेगा 4 किताबों के बराबर ज्ञान। आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन में, हमारी वेबसाइट के अलावा एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी। घर में कोई बुजुर्ग बीमार है या और किसी की लंबी बीमारी का इलाज चल रहा है, तो ऐसे में सारे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और तब तो इसकी ज़रूरत और ज़्यादा हो जाती है जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं बीमार होकर, और वो यही पूछता है कि पहले कब बीमार पड़े थे, क्या इलाज चल रहा है, कोई पुरानी बीमारी तो नहीं है, पुराने टेस्ट के कागज़ दिखाइए। तो कभी आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, कभी नहीं मिलते। डॉक्टर फिर से कई तरह के टेस्ट लिख देते हैं। तो कुल मिलाकर बीमारी में
आपकी परेशानियां और बढ़ जाती हैं। तो ऐसी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन एनडीएचएम के तहत डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने की जो योजना है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, उसे लागू कर दिया है राष्ट्रीय स्तर पर। याद हो शायद आपको कि प्रधानमंत्री ने पिछले साल 15 अगस्त पर भाषण दिया था, तो इस योजना की घोषणा की थी। तब जो है 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे लागू किया गया और आज पीएम ने इस योजना को पूरे देश में लागू करने का ऐलान कर दिया। इस मिशन में एक हेल्थ आईडी बनाने का प्लान है। इसमें आपकी हेल्थ से जुड़ी सारी जानकारी स्टोर होगी, मतलब मरीज की पूरी हेल्थ कुंडली तैयार हो जाएगी। मगर ये योजना सिर्फ इतनी है नहीं, और भी चीजें हैं। तो इस पूरी योजना को समझते हैं और ये भी कि ये जो पहले वाली आयुष्मान योजना है उससे कैसे अलग है। हमने इस पर बात की शरद कोहली से, जो इकोनॉमिस्ट हैं और बड़े बड़े अखबारों में, मैगजीन्स में अक्सर लिखते हैं। देखिए, ये उससे सिर्फ नाम इसका मिलता जुलता है, इसमें कोई पहले वाली में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। पहले वाली जो आयुष्मान भारत योजना थी वो हर परिवार को 5 लाख रुपए का सरकार एक इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कर रही थी, जिसमें कि आप अगर आपका हॉस्पिटल ट्रीटमेंट या हॉस्पिटल में आपको एडमिट करना पड़ता है या आपको कोई ऑपरेशन कराना पड़ता है तो सरकार उसके लिए 5 लाख रुपए आपको गारंटीड कवर एक तरह से प्रोवाइड कर रही थी। तो वो ट्रीटमेंट के लिए था। आज जो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च किया गया है, ये खासकर निम्न वर्ग, जो गरीब वर्ग है और मध्यम वर्ग के लिए ज्यादा फायदा करेगा। इसमें आप अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स एक डिजिटल लॉकर टाइप, जो आप डिजिटल फॉर्म में आपके रखे जाएंगे। आप कहीं भी अपना कोई टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, कहीं भी कराते हैं, वो रिकॉर्ड्स आपके इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल रहेंगे। एक आपको हेल्थ आईडी दे दिया जाएगा और आपको एक हेल्थ रजिस्ट्री और एक ऐप बना दिया जाएगा। उस ऐप पे आप अपना लॉगिन आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और वो जो रिकॉर्ड्स हैं आपके हेल्थ के, आपके कोई टेस्ट हुए हैं, आपका एग्जामिनेशन हुआ है, कुछ भी आपका, मान लीजिए आपने किसी प्रकार की मेडिकल इन्वेस्टिगेशन कराई है, वो सारे रिकॉर्ड्स आपके हेल्थ आईडी के माध्यम से वहां पर रहेंगे। उसको कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी क्लिनिक, कोई भी डॉक्टर इंटर ऑपरेबल रहेगा। मतलब एक जगह टेस्ट कराया हुआ दूसरी जगह देखा जा सकता है। आपको अपने रिकॉर्ड्स हाथ में लिए लिए घूमने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपके रिकॉर्ड स्टोर रहेंगे। अच्छा, इसका एक फायदा तो ये दिख रहा है कि हमारा सारा हेल्थ रिकॉर्ड वगैरह एक जगह ही मिल जाया करेगा। क्या फायदे इस योजना से और मिल सकते हैं, और खुद को इस पर रजिस्टर कराने की जो योजना है वो कब शुरू होगी? देखिए, इस योजना को पायलट तौर पर अभी कुछ यूनियन टेरिटरीज में लॉन्च किया जा रहा है, इसका टेस्ट किया जा रहा है और इससे लाभ ये होगा कि आपने देखा होगा अस्पतालों के बाहर, क्लिनिक्स के बाहर, नर्सिंग होम्स के बाहर, डॉक्टर्स के बाहर लोग अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स लिए फाइल में बैठे रहते हैं और वो हेल्थ रिकॉर्ड उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। मान लीजिए कोई दिल्ली में मरीज है, उसको अगर किसी बैंगलोर के डॉक्टर से कंसल्ट करना है, मुंबई के डॉक्टर से कंसल्ट करना है, तो आपके रिकॉर्ड्स तो यहाँ पर पड़े हैं, तो आप कैसे वो डॉक्टर देख सकते हैं? अगर एक डिजिटल हेल्थ आईडी के माध्यम से पूरे देश में कोई भी आपके हेल्थ रिकॉर्ड चेक करके आपको मेडिकल एडवाइस दे सकता है। तो एक तो आपको इंटर सिटी मोबिलिटी हो गई कि आप कहीं से बैठ के कहीं भी इलाज करा सकते हैं, उसको आप आईडी दीजिए, वो एक्सेस करके। दूसरा, सारे रिकॉर्ड्स में ऑथेंटिसिटी आ जाएगी, क्योंकि कोई भी गलत रिकॉर्ड या कोई भी उसको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। आप जो भी टेस्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपकी होगी वो पूरी तरह से मान्य होगी, ऑथेंटिकेटेड होगी, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो डिजिटल माध्यम से स्टोर रहेगी। और सबसे बड़ा फायदा जो होने वाला है कि आपको इस रिपोर्ट को कहीं भी उठा के नहीं जाना है, आप डॉक्टर को देंगे, डॉक्टर अपने आप इसको देख लेगा। और मुझे लग रहा है कि भारत की बहुत बड़ी आबादी को ये हेल्प करेगी। 130 करोड़ इस टाइम आधार कार्ड है, 118 मोबाइल यूजर्स देश में इस टाइम है, 43 करोड़ जनधन अकाउंट्स है। मैं समझता हूँ इस प्रकार का भारत में एक डिजिटल रेवोल्यूशन ये आ रहा है कि पूरा का पूरा देश डिजिटल माध्यम से कनेक्ट हो जाएगा और आपको कभी भी किसी के हाथ में आप अपने इन्वेस्टिगेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन के रिकॉर्ड्स देखने की जरूरत नहीं है, देखेंगे नहीं, आपको हेल्थ आईडी के माध्यम से वो दे दिया जाएगा। दशकों से देश की स्वास्थ्य व्यवस्था खुद ही बीमार है। डॉक्टर कम है, मरीज ज्यादा हैं, डॉक्टर्स महंगे भी हैं, मरीज के पास संसाधन काफी कम है। योजना को तो पहले भी अनाउंस किया गया था, तो फिर एक साल से कहाँ ये पेच फंसा रहा, क्यों लागू नहीं हुई? देखिए, योजना क्योंकि भारत की इस समय 135-40 करोड़ के बीच की आबादी है, तो आप समझ सकते हैं या कोई भी चीज जब लॉन्च की जाती है तो बहुत बड़े स्केल पे हर छठा व्यक्ति दुनिया का एक भारतीय है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, बहुत बड़ी आबादी है। और हमने देखा कि आधार को आज लॉन्च हुए कितने दिन हो चुके हैं, अभी भी जाके हम ये नहीं कह सकते कि 100 में से 100 लोगों का आधार है। अभी भी चंद लोग ऐसे हैं जिनके पास आधार नहीं है। हम जनधन अकाउंट्स का मिशन आज चलते हुए बहुत साल हो चुके हैं,
आज भी 43 करोड़ उसका पेनिट्रेशन हो चुका है, पूरी तरह से नहीं हो चुका है। और अगर आप मोबाइल्स की बात करें जो कि हर किसी की जीवन की जरूरत है, तो इतनी बड़ी आबादी को केटर करने के लिए दूसरा उसमें जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको बनाने में वक्त लगता है। हमने देखा कि इनकम टैक्स का उदाहरण लें, जहाँ सिर्फ 7-7.5 करोड़ लोग रिटर्न फाइल करते हैं, वहां पर एक निजी कंपनी को, सरकार को दिक्कत आ रही है, बार बार उनका पोर्टल क्रैश कर जाता है। तो मुझे लग रहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो तैयारी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए चाहिए, वो पुख्ता होना चाहिए ऐसी किसी स्कीम को लॉन्च करने के लिए। इसीलिए इसको अभी 6 यूनियन टेरिटरीज में पायलट के रूप में अभी इसको टेस्ट किया जा रहा है। अगर सक्सेसफुल रहता है तो बहुत जल्दी ये सारे भारत में स्प्रेड हो जाएगा। मुझे लग रहा है आईटी की वजह से देर है, बहुत हैवी ट्रैफिक होगा। हम ये भी ना भूलें कि जो भी लोग अपनी रिपोर्ट्स डालेंगे, कुछ लोगों की तो 20-20, 25-25 रिपोर्ट्स होती हैं, तो उतनी वहां पर बैंडविड्थ होनी चाहिए कि आप उस पर अपलोड कर सके अपनी रिपोर्ट्स, जिससे कि इतना बड़ा रिकॉर्ड आपका हमेशा के लिए वहां चढ़ जाए। तो मुझे लग रहा है इसकी तैयारी में वक्त लग रहा है, इसी वजह से इसमें वक्त लगा है और आगे आने वाले समय में अब ये रफ्तार पकड़ेगा। अगर आप एक्सिस बैंक के कस्टमर हैं तो एक परेशानी से ज़रूर वाकिफ होंगे। कुछ दिन पहले बैंक के ग्राहक ने शिकायत की कि भाई ट्रांजैक्शन जो मैंने किया उसके बाद अकाउंट से 500 रुपये और कट गए। जब कस्टमर ने बैंक को फ़ोन किया तो जानकारी मिली कि अकाउंट से जो कटा है 500 रुपया वो है कंसोलिडेटेड चार्ज। पर वो अकेला ग्राहक नहीं है जिसने इसका सामना किया। ट्विटर पर बहुत सारे लोगों ने यही समस्या बताई कि उनके खाते से कंसोलिडेटेड चार्जेस कट रहे हैं। तो कन्फ्यूज़न में है लोग कि ये चार्ज हैं क्या। इन कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमने बात की द लल्लन टॉप के हमारे सहयोगी अभिषेक त्रिपाठी से, जो उस कहानी को कवर कर रहे हैं। देखिए, कंसोलिडेटेड चार्ज को लेके इधर काफ़ी विवाद है। असल में बैंक में आपका जिस कैटेगरी का अकाउंट होता है उसके हिसाब से आपसे कुछ चार्ज वसूल किए जाते हैं। ये चार्ज उन सभी एडिशनल सर्विसेज के लिए या एडिशनल प्रोडक्ट के लिए होते हैं जो आप बैंक की तरफ से इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सारे चार्जेस को बैंक जोड़ता है और कंसोलिडेटेड चार्ज नाम की एक कैटेगरी बनाकर महीने के अंत में इकट्ठे आपके अकाउंट से काट लेता है। यानी इसमें एक बात ये समझने वाली है कि कंसोलिडेटेड चार्ज ये कोई एक तरह का चार्ज नहीं है, इसमें बहुत सारे चार्ज इसके अंदर इंक्लूड हैं। कैसे चार्ज इंक्लूड हैं वो भी समझ लेते हैं। जैसे कि डेबिट कार्ड का चार्ज, इसमें डेबिट कार्ड इशू कराने का चार्ज, डेबिट कार्ड का सालाना चार्ज या खो जाने पर जो नया कार्ड इशू कराया जाता है उसका चार्ज शामिल होता है। अकाउंट में मिनिमम बैलेंस ना रखने पे जो चार्ज लगता है वो भी कंसोलिडेटेड चार्ज में आता है। एसएमएस अलर्ट जैसी सुविधाओं के लिए जो चार्ज लगता है वो भी, लॉकर जैसी सुविधाएं हम लेते हैं उसके लिए जो चार्ज लगता है वो भी कंसोलिडेटेड चार्ज में आता है। इस बारे में बैंक का क्या कहना है वो जानने के लिए हमने बात की एक्सिस बैंक के नोडल डेस्क से। डेस्क के कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव सैयद नावेद ने बताया कि कंसोलिडेटेड चार्ज में बैंक कुछ भी छुपाता नहीं है, बल्कि जब एक ग्राहक बैंक में खाता खुलवाने जाता है तभी उसको सारे कागज पत्तर दे दिए जाते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं और जिस पर ग्राहक के साइन भी कराए जाते हैं। उन्होंने बताया कि अब जैसे मिनिमम बैलेंस वाली बात है तो टीयर 1 सिटीज़ में 10,000 रुपये बैंक में अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखना ज़रूरी होता है। इसी तरह टीयर 2 सिटी में 5,000 और टीयर 3 सिटी में 2,500 रुपये। अगर ये मिनिमम बैलेंस नहीं है तो उसका चार्ज कटता है और ये चार्ज जाता है कंसोलिडेटेड कैटेगरी के खाते में। अब इतने बड़े बड़े डिडक्शन जो अकाउंट से हो जाते हैं जिनको लेकर तमाम विवाद चल रहे हैं, वो डिडक्शन असल में जो हज़ारों रुपए के डिडक्शन होते हैं वो हो जाते हैं ईएमआई मिस होने पर, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट समय से ना होने पर या कोई चेक बाउंस होने पर। अब जैसे अगर एक ईएमआई खाते से मिस हो गई तो उसके 500 रुपये कटते हैं। अगर किसी बैंक ने 2-3 बार ट्राई कर लिया आपके अकाउंट से ईएमआई निकालने का और 2-3 बार ईएमआई मिस हो गई तो ये 500 रुपये जुड़ के हो जाता है करीब 1,500-2,000 रुपये का अमाउंट। फिर जब ये बड़ा अमाउंट खाते से कटता है तो ग्राहक को बड़ा खलता है कि इतना बड़ा अमाउंट उसके अकाउंट से कट गया और इसको बैंक डालता है कंसोलिडेटेड चार्ज के खाते में। अभिषेक, इससे लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही है और ये चार्ज जो है वो रिफंडेबल भी है क्या? तो इसके लिए आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ट्विटर खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं इसको लेकर। अभी हम एक ट्वीट देख रहे थे, सैयद रहीम नाम के एक यूज़र हैं, उन्होंने लिखा है, काफ़ी ये ट्वीट वायरल भी हो रहा है, कि उनके अकाउंट से 6,694 रुपये अभी सितंबर 2021 में ही कट गए। उनका एक्सिस बैंक का अकाउंट है और कंसोलिडेटेड चार्ज के नाम पर ये करीब 6,694 रुपये का अमाउंट उनके बैंक अकाउंट से कट गया, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है। इसी तरह एक विशाल तिवारी नाम के यूज़र हैं, उनके अकाउंट से 4,453 रुपये कट गए।
मतलब ये एक बड़े अमाउंट है, 4,000, 5,000, 6,000 रुपए के, जो लोगों के अकाउंट से कट जा रहे हैं। शायद किसी किसी के अकाउंट में 10-20 हज़ार रुपए ही होंगे। अब आप सोचिए उसमें से 5,000, 6,000 रुपए कट गए तो उसके लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट है, और किसी के लिए भी बड़ा अमाउंट है। कई कई दिन की तनख्वाह होती है लोगों की, 5,000, 6,000 रुपए। तो इसको लेके हमने पूछा ग्राहक प्रतिनिधि से बैंक के कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे अगर किसी के अकाउंट से बड़ा डिडक्शन हो गया है कंसोलिडेटेड चार्ज के नाम पर, तो उसको रिफंड लिया जा सके। उन्होंने बताया कि रिफंड को लेके ऐसे कोई खास नियम तो नहीं है जिससे 100% रिफंड मिल सके। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि जब ग्राहक रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन तब भी 100% रिफंड मिलना मुश्किल है। ये कोशिश तब बैंक करता है कि अगर वास्तव में ग्राहक का पक्ष सही है तो अधिक से अधिक रिफंड उसको दिलाया जा सके। जैसे कई बार ऐसा होता है कि तकनीकी खराबियों की वजह से तय समय पर ईएमआई बैंक से नहीं कट पाती है। ऐसे में अगर ग्राहक अपनी नज़दीकी ब्रांच में जाए, वहाँ अपनी शिकायत दर्ज कराए, तमाम जांच पड़ताल होंगी, उसके बाद अगर ग्राहक का पक्ष सही पाया गया तो उसको अधिक से अधिक अमाउंट, या कुछ ऐसे केस होते हैं जिनमें 100% अमाउंट भी रिफंड कराने की कोशिश की जाती है। बाकी अधिकतर केसेस में इसमें रिफंड मुश्किल होता है। वक्त हो गया विदा का। कुछ कहना सुनना चाहें तो radio@aajtak.com पर जरूर लिखिए। इसके अलावा हम स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, विंक, गाना, जियो सावन पर भी हैं। वहां जाइए, दिन भर लिखिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, तो जब भी दिन भर आएगा आपको तुरंत पता चल जाएगा। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है जय चमोली ने और साउंड मिक्सिंग की है अमृत रेगी ने। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। आप सुनते रहिए आज तक रेडियो।